हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि बेस्ड किस पे है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011। तो इसी का पार्ट 4 है ये। और इससे पहले मैंने 3 पार्ट में 90 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके उसे देख ले। तो आज हम लोग पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 91 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 4 का जो क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पे बोलता है द पेनाल्टी फॉर पोजेसिंग एन एडल्ट्रेंट विच इज इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ कंज्यूमर इज। तो यहाँ पे बात हो रहा है पेनाल्टी का। सबसे पहले पेनाल्टी का यहाँ पे बात हो रहा है, किस चीज़ का पेनाल्टी, तो एडल्ट्रेंट जो कि इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ कंज्यूमर हो। तो ऐसा एडल्ट्रेंट जो कि इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ कंज्यूमर हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 लाख होगा, ₹2 लाख होगा पेनाल्टी, या ₹5 लाख होगा पेनाल्टी, या ₹10 लाख होगा पेनल्टीज। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पहले सेक्शन को समझेंगे, किस सेक्शन में ये पेनल्टी आता है, जहाँ पे एडल्टेंट विच इज इंजूरियस टू हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। ये आता है सेक्शन 57 में। सेक्शन 57 में बात होता है पेनल्टी फॉर पोजेसिंग एडल्टेंट। तो यहाँ पे दो केस आ जाता है। केस 1 में एडल्टेंट विच इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, अगर वो हेल्थ के लिए इंजूरियस ना हो तो यहाँ पेनल्टी क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग देन ₹2 लाख। और एक और कंडीशन हो गया जिसमें एडल्टेंट विच इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे पेनल्टी क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख। तो एक हो गया कि अगर इंजूरियस टू हेल्थ रहेगा तो यहाँ पे ₹2 लाख होगा, और अगर अगर नॉट इंजूरियस टू हेल्थ होगा तो यहाँ पे ₹2 लाख होगा, और यहाँ पे एडल्टेंट इंजूरियस टू हेल्थ होगा तो यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख होगा। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अलग देखें, हम लोग अगर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बोल रहा है पोजेसिंग एडल्टेंट विच इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर इंजूरियस टू हेल्थ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पेनल्टी, 10 लाख का। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट चॉइस क्या है, ऑप्शन 4। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेज और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन अंडर द एफएसएस एक्ट। तो जो फंक्शनल फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हेल्थ सप्लीमेंट है, इसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, सेक्शन 22, सेक्शन 26, सेक्शन 16, सेक्शन 23। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग देखें, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर 4 है, उसमें बोला गया है जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल्स ऑफ फूड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरा सेक्शन 19। सेक्शन 19 बोलता है यूज ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड। सेक्शन 20 बोलता है कॉन्टामिनेंट के बारे में, नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस, हैवी मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले आ गया फूड एडिटिव के बारे में, उसके बाद आ गया कॉन्टामिनेंट के बारे में। देन आता है सेक्शन 21, ये आता है पेस्टिसाइड्स, वेटरनरी ड्रग रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट। तो यहाँ पे आ गया पेस्टिसाइड्स। सेक्शन 22 का अगर बात करें तो सेक्शन 2 में आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड और प्रोप्राइटरी फूड। तो हमारा क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व था, फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड आ जाता है सेक्शन 22 में, जहाँ पे इसका सब सेक्शन जो 1 है सेक्शन 22 का, फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूज और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट, सेक्शन 22 में आ जाता है। सेक्शन 23 में बात आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स का, और सेक्शन 24 में आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे सेक्शन 90 से सेक्शन 24 जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो कि चैप्टर 4 में आता है, जनरल प्रोविजन एज आर्टिकल ऑफ फूड। मतलब कि जनरल प्रावधान क्या है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ जाएगा 90 से 24 याद रखेंगे, फिर फूड एडिटिव याद रखेंगे, देन कॉन्टामिनेंट, देन पेस्टिसाइड, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड, देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग का बात होगा, फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट का बात होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में वहाँ पे बात है सेक्शन 22 का, जहाँ पे फंक्शनल फूड को मेंशन किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन की तरफ अगर आए तो क्वेश्चन 92 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा सेक्शन 22।
देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है हु विल नोटिफाई द एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर द स्टेट। कौन नोटिफाई करेगा द एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर स्टेट। तो यहाँ पे एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर स्टेट के लिए कौन नोटिफाई करेगा। ऑप्शन 1 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन 2 बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 बोलता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी एंड ऑप्शन 4 बोलता है लीगल मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट। ये बोलता है कि एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर स्टेट को नोटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन देख ले तो इसके लिए जो सेक्शन है क्वेश्चन 93 के लिए एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर स्टेट को नोटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे चैप्टर 10 में ये बात बोला गया है। चैप्टर 10 में बात बोला गया कि एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि जो सेक्शन 68 है वहाँ पे बात किया गया है एडजुडिकेशन का। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर दिस चैप्टर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर द एलिग ऑफेंस इज कमिटेड। यहाँ पे कौन होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, मतलब कि जो एजुकेटिंग ऑफिसर होगा इस सेक्शन में, सेक्शन के अंडर में वो क्या होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए सबसे पहले तो। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कौन नोटिफाई करेगा इसको, बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द एजुकेटिंग ऑफिसर। तो नोटिफाई कौन करेगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जो कि किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है नोटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 93 का करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन 2। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है ड्यूरिंग सैम्पलिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर विल डिवाइड द फूड प्रोडक्ट इन हाउ मेनी पार्ट। तो हम लोग देखे थे कि सैंपल को डिवाइड कितना पार्ट में करता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो सैंपल को लेता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है, 1 2 3 एंड 4। एक आता है फूड एनालिस्ट के पास, 2 रहता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, और एक रहता है रेफरल लेबोरेटरी में भेजने के लिए, तो ये भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर का ही कस्टडी में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है व्हाट इज सब स्टैंडर्ड फूड। एन आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डीम्ड टू बी सब स्टैंडर्ड इफ इट डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड रेगुलेशन बट डज नॉट रेंडर द फूड अनसेफ। तो यहाँ तक तो ये बोल रहा है कि डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड रेगुलेशन। तो यहाँ पे रेगुलेशन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। यहाँ पे रेगुलेशन नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा, बट इट डज नॉट रेंडर द फूड सेफ। लेकिन वहाँ पे ये नहीं हुआ कि वो फूड अनसेफ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फूड अनसेफ है। तो ये बात तो सही पूरा, लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो एन आर्टिकल ऑफ फूड सेल डीम्ड टू बी सब स्टैंडर्ड, एक आर्टिकल ऑफ फूड को हम लोग कब सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, इफ डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। तो यहाँ तक ये सही है। एंड बट डज नॉट रेंडर द फूड अनसेफ, और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि फूड अनसेफ रहेगा, बस वो क्या होगा कि वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा क्वेश्चन 95 का ऑप्शन 2। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डीम्ड टू बी सब स्टैंडर्ड इफ इट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, यहाँ पे मीट नहीं करेगा, इट डज नॉट मीट होगा। और ऑप्शन 4 में देखें आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डीम्ड टू बी सब स्टैंडर्ड इट डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड रेगुलेशन बट डज रेंडर एडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे एडल्ट्रेशन करके कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बस ये होता है कि वो सेफ है लेकिन वो स्पेसिफाइड रेगुलेशन को मीट नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट चॉइस किया जाएगा ऑप्शन 2। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और इसी से रिलेटेड अगर सब स्टैंडर्ड फूड से रिलेटेड कुछ देख ले तो सब स्टैंडर्ड फूड से देख ले, हम लोग को 2-3 बात को ध्यान में रखना है। जैसे एक हो गया मिस ब्रांडेड फूड, और एक हो गया सब स्टैंडर्ड फूड, और एक हो जाता है अनसेफ फूड। तो मिस ब्रांडेड फूड कौन सा हो गया, इफ इट इज परपोरेटेड। ये क्या है, या तो क्या है, परपोरेटेड है। परपोरेटेड मतलब कि यहाँ पे ये कथित है या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीइंग ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल विथ फॉल्स और मिसलीडिंग डिसेप्टिंग क्लेम। ये कैसे बेचा जा रहा है, तो ये ऑफर्ड कैसे किया जा रहा है या बेचा कैसे जा रहा है, फॉल्स और मिसलीडिंग डिसेप्टिंग क्लेम के द्वारा, गलत या फिर मिसलीडिंग या डिसेप्टिंग क्लेम के द्वारा। किस चीज पे, अपॉन द लेवल ऑफ पैकेज,
थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सोल्ड बाय नेम, बिलोंग टू अनदर आर्टिकल ऑफ फूड, किसी और आर्टिकल ऑफ फूड के नाम से बेचा जा रहा है। ऑफर्ड और प्रोमोटेड फॉर सेल अंडर नेम ऑफ फिक्सियस इंडिविजुअल, किसी काल्पनिक नाम से या कंपनी के नाम से, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के नाम से इसको बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब कैटेगरी में आ जाएगा मिस ब्रांडेड फूड। और भी इसका बहुत कैटेगरी है जो हम लोग एफएसएस एक्ट 2006 में मिल जाएगा। और फिर सब स्टैंडर्ड फूड कहने का मतलब है आर्टिकल ऑफ फूड शैल डीम्ड टू बी सब स्टैंडर्ड इफ इट डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड बट सो एज रेंडर द आर्टिकल फूड अनसेफ। तो सब स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, एन आर्टिकल ऑफ फूड शैल डीम्ड टू बी सब स्टैंडर्ड, वो क्या है, सब स्टैंडर्ड है। कब, इफ डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, अगर वह स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा, बट नॉट सो रेंडर द आर्टिकल ऑफ फूड अनसेफ। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसेफ है, बस वो क्या करेगा, वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा। अनसेफ फूड मीन्स इन आर्टिकल, और अनसेफ फूड का मतलब क्या, मीन एन आर्टिकल ऑफ फूड हुज नेचर और सब्सटेंस और क्वांटिटी इज सो अफेक्टेड टू रेंडर इंजूरियस टू हेल्थ। अनसेफ फूड का मतलब क्या हो गया कि उसका जो क्वालिटी होगा वो इंजूरियस टू हेल्थ होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा अनसेफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है हु इज द फूड बिजनेस ऑपरेटर। फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन है, मीन्स एनी अंडरटेकिंग वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, whether public or private, carrying out any of activities related to any stage of manufacturing, या तो processing, या तो packaging, या तो storage, या तो transportation, या तो distribution of food, या तो import, या include करेगा food services, catering services, sale of food और food ingredient। तो यहाँ पे या तो वो प्रॉफिट के लिए करे या तो फिर नॉन प्रॉफिट के लिए करे। अगर वो किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेज किसी भी स्टेज ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग या पैकेजिंग या स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इंपोर्ट एंड इंक्लूड्स फूड सर्विसेज या कैटरिंग सर्विसेज में अगर वो क्या करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या तो फिर नॉन प्रॉफिट के लिए हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो वो क्या कहलाएगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट ही सही लग रहा है। अदर स्टेटमेंट देख लेते हैं, मीन्स एनी अंडरटेकिंग हु डज द फूड बिजनेस, कोई भी अंडरटेकिंग जो कि फूड बिजनेस करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना होगा या तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है या तो नॉन प्रॉफिट के लिए। तो ये ऑप्शन पूरा सेट नहीं हो रहा है फूड बिजनेस ऑपरेटर के डेफिनेशन में। मीन्स एनी अंडरटेकिंग फॉर प्रॉफिट whether public or private, carrying out any of the activities related to any stage of manufacturing processing। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट का बात हो रहा है, चाहे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों होना चाहिए थे इस ऑप्शन में। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा डेफिनेशन के लिए। तो यहाँ मेरा करेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि फूड बिजनेस ऑपरेटर का परफेक्ट डिफिनेशन में आएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोलता है विच ऑर्डर इज नॉट रिपील्ड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। इसमें से कौन सा ऑर्डर नहीं किया गया था, तो कोल्ड स्टोरेज ऑर्डर 1980, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला रिपील्ड नहीं किया गया था। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1995, जिसको हम लोग FPO भी बोलेंगे, 1955, तो ये किया गया था रिपील्ड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मिल एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967, तो इसको भी रिपील्ड किया गया था। वेजिटेबल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1967, इसको भी क्या किया गया था, इसको भी रिपील्ड किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा क्वेश्चन 97 का 1। तो टोटल 7 को रिपील्ड किया गया था, जिसमें कौन कौन आता है, कुछ सेंट्रल एक्ट आता है जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 आता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 आता है, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973 आता है, वेजिटेबल ऑयल्स प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947 आता है, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988 आता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मिल एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967 आता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 आता है, जो कि किसके द्वारा रिपील कर दिया गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बनने के बाद। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट द फुल फॉर्म ऑफ COA इज।
तो COA का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और सर्टिफिकेट ऑफ असेसमेंट। तो इसका फुल फॉर्म FSS एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है द वर्टिकल इशू ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट इंक्लूड्स फंक्शनल फूड, फूड एडिटिव्स, वाटर फ्लेवर्ड वाटर वाटर या फ्लेवर्ड वाटर या बेवरेजेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड फूड। इसमें से कौन सा आएगा? तो यहाँ पे पहले वर्टिकल इशू एक होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल इशू। तो हॉरिजॉन्टल इशू लगभग सब जगह कवर करता है, वर्टिकल इशू किसी पार्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को कवर करता है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे पार्टिकुलर में आ जाएगा, जैसे फंक्शनल फूड हो गया, ये सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। हॉरिजेंटल में आ गया, फूड एडिटिव आ गया, सब जगह होगा अप्लाई। तो ये भी हॉरिजेंटल में आ गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड फूड है, ये भी सब जगह आ जाएगा, सब में आएगा। तो हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड में आ जाएगा। तो बचा हुआ क्या रहेगा? वाटर एंड फ्लेवर एंड बेवरेज, जैसे किसी पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए है। तो अगर वर्टिकल इशू का बात करें तो यहाँ पे दो तरह का इशू हो गया, एक वर्टिकल इशू हो गया, एक हॉरिजेंटल इशू हो गया। जैसे वर्टिकल इशू में स्वीट्स आ गया, कन्फेक्शनरीज आ गया, शुगर एंड हनी आ गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आ गया, वाटर आ गया, फ्लेवर्ड वाटर आ गया, बेवरेजेस आ गया। बेवरेजेस में अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों हो सकता है। ऑयल्स आ गया, ऑयल्स एंड फैट्स आ गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गया, या फिर उसका कोई प्रोडक्ट जैसे कि ड्राइड फ्रूट आ गया, नट्स, सॉल्ट्स, स्पाइसेस, ये सब किसमें आ गया? वर्टिकल इशू में आ गया। सीरियल्स आ गया, पल्सेस आ गया, लीगुम्स आ गया, है ना, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है। जैसे फिश हो गया, फिश एंड फिशेस प्रोडक्ट हो गया, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हो गया, इंक्लूडिंग पोल्ट्री हो गया, फॉर्टिफाइड हो गया, इनरिच फूड एक्सपर्ट कमेटी ऑन ऑर्गेनिक फूड हो गया। हॉरिजॉन्टल इशू में क्या हो गया? सब पे अप्लाई होगा। तो जैसे इसमें फूड एडिटिव्स आ गया, फ्लेवरिंग आ गया, एवरी फूड आइटम में ये अप्लाई होगा, तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इशू। प्रोसेसिंग एड्स हो गया, मटेरियल्स इन कॉन्टेक्ट विद फूड हो गया, पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यूज हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गया, फूड्स फंक्शनल फूड्स हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, डाइटिक प्रोडक्ट्स हो गया एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल हैजार्ड कंटामिनेंट इन फूड चेन, लेबलिंग एंड क्लेम एडवर्टाइजमेंट, मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस, जो कि हर फूड के लिए हर जगह पे ये अप्लाई होगा। तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, किसी पर्टिकुलर फूड के लिए यूज हो रहा है तो ये हो जाएगा वर्टिकल इशू। तो हमारा करेक्ट चॉइस क्वेश्चन नंबर 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोलता है द FSS एक्ट प्रोहिबिट द सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट विच डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे बोलता है क्या कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो कुछ प्रोडक्ट का सेल को क्या किया है? प्रोहिबिट कर दिया है, मतलब कि रोक दिया है। तो उसमें से कौन सा इंक्लूड है? उसमें से कौन इंक्लूडेड है? तो मशरूम है, ब्रोकली है, कार्बाइड गैसेस इन फ्रूट राइपनिंग और यहाँ पे फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट चॉइस? ऑप्शन 3। कार्बाइड गैस इन फ्रूट रिपनिंग को क्या कर दिया है? पैसे प्रोहिबिट कर दिया है सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स में। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 बोलता है a person of rank dash should be in the post of chairperson of food safety standard act 2006। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रैंक क्या होगा चेयरपर्सन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग। तो चेयरपर्सन जो फूड अथॉरिटी का चेयरपर्सन होता है उसका जो पोस्ट है उसका रैंक क्या होगा? तो उसका रैंक होगा सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 बोलता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द मेंबर। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है इसमें से किस को नहीं इंक्लूड करता है? यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, तो सब जितना भी स्टेट का कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हो उसको इंक्लूड करता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। देन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक कमेटी को भी इंक्लूड करता है, मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फूड इंडस्ट्री को भी इंक्लूड करता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ये इंक्लूडेड नहीं रहता है। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट चॉइस किया जाएगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103।
क्वेश्चन नंबर 103 बोलता है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पावर इज एक्सप्लेन इन डैश सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड रेगुलेशन 2011। तो यहाँ पे बात हो रहा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का किस सेक्शन में फूड सेफ्टी ऑफिसर का पावर को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये किया गया है सेक्शन 38 में। सेक्शन 37 में बताया गया फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में और सेक्शन 38 में बताया गया पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 बोलता है द लेवल ऑन सैंपल ऑफ फूड सेंट फॉर एनालिसिस शैल बियर व्हिच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। जो लेवल होता है ना सैंपल का जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है उस पर क्या बियर करेगा। तो क्या बियर करेगा एक्सपायरी डेट ऑफ सैंपल, कोड नंबर ऑफ सैंपल, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन या मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द सैंपल। तो ये क्या इंक्लूड करेगा कोड नंबर ऑफ द सैंपल। तो यहाँ पे हम लोग अगर देख ले तो क्या क्या रहा सैंपल पे हम लोग को लेवल करना होता है। तो सैंपल पे हम लोग को लेवल करना रहता है। तो ये एफएसएस रूल 2011 के अकॉर्डिंग देखे जिसमें कि रूल 2.4 बात करता है सैम्पलिंग और एनालिसिस के बारे में। इसमें रूल 2.41 है वो बताता है प्रोसीजर फॉर टेकिंग सैंपल एंड मैनर ऑफ सेंडिंग इट फॉर एनालिसिस। क्या प्रोसीजर है सैंपल को लेने का और उसको सेंडिंग कैसे करना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या लेवल करते हैं वहाँ पे हम लोग लेवल करते हैं कोड नंबर ऑफ द सैंपल, नेम ऑफ द सेंडर विथ हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन को हम लोग वहाँ पे लेबल करेंगे, नेचर ऑफ आर्टिकल बिंग सेंट फॉर एनालिसिस को यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे और नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव इफ एनी एडेड टू द सैंपल। अगर कोई सैंपल में हम लोग क्या करना पड़ता है प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता है तो उसका नेचर ऑफ क्वांटिटी कितना है वो भी अगर डाला गया है तो हमको वहाँ पे लेवल में दिखाना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था 104 उसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 मैन्युफैक्चर और स्टोरिंग मैन्युफैक्चरिंग करने का और स्टोरिंग करने का और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन विच इज अनसेफ शैल बी पनिशेबल एज पर। यहाँ पे किसका बात हो रहा है सबसे पहले हम लोग देखेंगे पनिशमेंट का बात हो रहा है। पनिशेबल यहाँ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है मैन्युफैक्चर कर रहा है स्टोर कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर इंपोर्ट कर रहा है एनी आर्टिकल और फूड किसी भी आर्टिकल और फूड के लिए किसके ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो कि क्या है अनसेफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक्शन 56 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 हो जाएगा या सेक्शन 57 हो जाएगा या सेक्शन 58 हो जाएगा या सेक्शन 59 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सेक्शन का आइडिया होना चाहिए क्या क्या आगे यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग अगर सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 9 को अगर देखें तो जहाँ पे बात किया जाता है ऑफेंसेस या पेनाल्टीज के बारे में। चैप्टर 9 में किसके बारे में बात किया जाता है ऑफेंसेस या पेनाल्टीज के बारे में। ऑफेंसेस करने का मतलब है कि अपराध या फिर उसके लिए कुछ दंड। तो यहाँ पे जो चैप्टर 9 है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो टोटल सेक्शन है सेक्शन 48 से सेक्शन 67 तक है। तो यहाँ पे सेक्शन 48 को अगर हम लोग देखें तो ये बोलता है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जनरल प्रावधान क्या है किसी भी ऑफेंसेस के लिए। ऑफेंसेस मतलब किसी भी अपराध के लिए। और सेक्शन 49 बोलता है कि जनरल प्रोविजन क्या है किसी भी पेनाल्टी के लिए। पेनाल्टी कहने का मतलब है किसी भी दंड के लिए। यहाँ पे चैप्टर 9 में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 48 से लेकर सेक्शन 67 तक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऑफेंसेस का अगर बात करें तो ऑफेंसेस में हमारा सेक्शन 66 बात कर रहा है ऑफेंसेस के बारे में। पेनाल्टी के लिए जो बात कर रहा है पेनाल्टी कहने का मतलब है कि किसी दंड के लिए अगर बोल रहा है तो सेक्शन 50 से 58 और फिर उसके बाद 60 सेक्शन 67। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है सेक्शन 50 टू 58 जो है हमारा किसके लिए है यहाँ पे पेनाल्टी का बात आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है क्योंकि सेक्शन 48 से सेक्शन 67 जिसमें कि सेक्शन नंबर 40 सेक्शन नंबर 50 से लेकर के सेक्शन नंबर 58 तक सेक्शन नंबर 67 तक अलग अलग बात कर रहा है। तो इसको से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हम लोगों पे ध्यान देना पड़ेगा कब पेनाल्टी हो रहा है कब पनिशमेंट हो रहा है और कब कॉम्पनसेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग सेक्शन 66 को देखा तो यहाँ पे ऑफेंसेस का बात कर रहा है और सेक्शन 50 टू 58 या फिर सेक्शन 67 का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पेनाल्टी का बात हो रहा है। पेनाल्टी कहने का मतलब है कि दंड के बारे में। और अगर पनिशमेंट का बात करें तो पनिशमेंट में सजा आ जाता है और ये सजा का बात होता है कहाँ पे सेक्शन 59 से सेक्शन
64। सेक्शन 59 से सेक्शन 64 जो है ये पनिशमेंट से रिलेटेड बात करता है, जिसमें कि दो चीज होता है। अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसमें पेनल्टी आ जाएगा और पनिशमेंट आ जाएगा। पनिशमेंट आएगा तो पनिशमेंट में दोनों चीज होता है, एक इम्प्रिजमेंट भी आएगा। इम्प्रिजनमेंट करने का मतलब है कैद, और फाइन मतलब कि जुर्माना। तो यहाँ पे अगर पनिशमेंट बोल रहा है तो इम्प्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी होगा। तो यहाँ पे फाइन भी लगेगा और जुर्माना भी लगेगा और कैद भी होगा। ये आ रहा है सेक्शन 59 से सेक्शन 64। अब फिर आता है कॉम्पेंसेशन, जो कि आता है सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 65 में क्या होता है, कॉम्पेंसेशन का बात होता है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे सेक्शन 56 है, 57 है, 58 है, 59 है। तो हम लोग अभी देखें कि सेक्शन नंबर क्या है। सेक्शन 50 से 58 जो है ये आता है पेनाल्टी में, और पनिशमेंट में कौन आता है 59 से। यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन में भी पनिशमेंट मेंशन है। तो अगर हम लोग देखें पनिशमेंट है तो यहाँ पे 59 से आ जाता है पनिशमेंट वाला, तो ये आ जाता है सेक्शन 59 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सेक्शन 56, 57, 58 ये सब आ जाता है हमारा इसमें पेनाल्टी में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 बोलता है द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू कैरी आउट फूड बिजनेस हैज टू बी एड्रेस्ड टू। जो एप्लीकेशन है ग्रांट करने के लिए लाइसेंस को टू कैरी आउट फूड बिजनेस हैज बीन एड्रेस टू, किसके पास एड्रेस किया जाएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी कमिश्नर और फूड एनालिस्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन बी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस मतलब कि किसी भी फूड बिजनेस को कोई करना चाहता है तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट लाइसेंस को ग्रांट करवाने के लिए जो एप्लीकेशन है वो किसको एड्रेस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। तो यहाँ पे होता क्या है कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग देखे तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ पे सब सेक्शन 3 में बोला गया है एनी पर्सन डिजायरस टू कमेंस और कैरी आउट एनी फूड बिजनेस। कोई पर्सन अगर चाहता है कि वो किसी भी फूड बिजनेस को कैरी आउट करना चाहता है, कमेंस करना चाहता है या कैरी करना चाहता है, सेल मेक एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट। वो एक एप्लीकेशन फॉर ग्रांट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट को क्या करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को क्या करेगा, देगा। इन सच ए मैनर कॉन्टेनिंग सच पार्टिकुलर, और जो उससे रिलेटेड फीस होगा जो कि रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाइड किया गया है वो उसको करना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 बोलता है फॉलोइंग एन इंस्पेक्शन द मैनेजमेंट टीम विल मीट विथ द गाइड एंड कंसर्न रेज्ड बाय द। तो किसी भी इंस्पेक्शन हो रहा है तो वहाँ मैनेजमेंट टीम किसको मीट करेगा, विद द गाइड एंड कंसर्न रेज्ड बाय द फूड इंस्पेक्टर। तो क्वेश्चन 107 का करेक्ट चॉइस किया जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 बोलता है इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग ऑफ फूड इंस्पेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग करना है किसका, फूड इंस्पेक्शन को, इंस्पेक्शन का शुड बी सबमिटेड बाय, जो सबमिट किसके द्वारा किया जाएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर विद इन डैश डे टू द सुपरवाइजरी ऑफिसर या फूड सेफ्टी कमिश्नर को। तो कितना दिन में देना होगा उसको, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग कितना दिन में करना होगा, जो भी फूड इंस्पेक्शन किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा वो किया जाएगा एक दिन में। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग कितना दिन में किया जाएगा, एक दिन में, किसके द्वारा, फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, किसको, सुपरवाइजरी ऑफिसर को या फिर फूड सेफ्टी कमिश्नर को। तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 बोलता है हु हैज द राइट टू इनिशिएट द रिकॉल प्रोसेस। रिकॉल प्रोसेस स्टार्ट करने का राइट किसके पास है, तो रिकॉल प्रोसेस इनिशिएट करने का राइट होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास। तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 बोलता है डैश नंबर ऑफ सैंपल शैल बी ड्रॉन बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो कितना सैंपल फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा ड्रॉन किया जाएगा, तो टोटल 4 सैंपल ड्रॉन किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 का सेक्शन
सेक्शन नहीं, यहाँ पे रूल 2.41 या रूल 2.42 इज रिलेटेड विथ, जो यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स है 2011 का, इसमें जो रूल 2.4.1 और 2.4.2 किससे रिलेटेड होता है? सैम्पलिंग और टेस्टिंग, फूड सर्वेलेंस, फूड सेफ्टी ऑडिटिंग या फूड प्रिजर्वेशन। तो ये रिलेटेड होता है सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग से। अगर इसका हम लोग रूल देखें 2.4, तो रूल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 में क्या होता है? यहाँ पे रूल्स 2.4 होता है जिसमें सैम्पलिंग और एनालिसिस का बात किया गया, जिसमें 2.41 में बात किया गया कि प्रोसीजर फॉर टेकिंग सैंपल्स एंड मैनर ऑफ सेंडिंग इट फॉर एनालिसिस, मतलब सैंपल को कैसे लेना है और उसको कैसे भेजना है एनालिसिस के लिए। और इसमें रूल 2.42 क्या बोलता है? एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल बाय फूड एनालिस्ट, फूड सैंपल को कैसे फूड एनालिस्ट, एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल बाय फूड एनालिस्ट के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 112 बोलता है फूड इज मिस ब्रांडेड इफ इट डैश इज फॉल्स और मिसलीडिंग। तो हम लोग फूड को मिस ब्रांडेड कब बोलेंगे? तो यहाँ पे जब उसका पैकेजिंग गलत हो, लेबलिंग गलत हो, प्रोसेसिंग गलत हो या स्टोरिंग गलत हो। तो मिस ब्रांडेड कब बोलेंगे हम लोग? वहां पे लेबलिंग अगर वहां पे क्या हो? गलत हो। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 बोलता है द मैक्सिमम पेनाल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन हु सेल एनी फूड which is not in compliance with the provision regulation of food safety standard act। यहाँ पे किसका बात हो रहा है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो बात हो रहा है पेनाल्टी का बात हो रहा है। तो मैक्सिमम पेनाल्टी टू बी इम्पोज्ड बाय पर्सन हु सेल एनी आर्टिकल ऑफ फूड which is not in compliance with provision of regulation of food safety standard act। तो यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी क्या इम्पोज किया जाएगा ऑन ए पर्सन जो कि सेल करता है, क्या जो कि हमारा प्रोविजन जो प्रावधान है या उससे एक्ट से जो रेगुलेशन बन के आया है उसको अगर वो कॉम्प्लाई नहीं करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए? ₹10 लाख नॉट एक्सीडिंग देन ₹2 लाख नॉट एक्सीडिंग देन ₹5 लाख या फिर ₹25,000। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्वेश्चन 113 का? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या किया जाएगा इस पे? नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। और इसी में अगर हम लोग अगर देखते कि यहाँ पे अगर किसी पेटी मैन्युफैक्चरर के लिए बात होता है यहाँ पे, है ना, अगर पेटी मैन्युफैक्चरर के लिए बात होता है यहाँ पे 25,000 फिर हो जाता हो करेक्ट चॉइस। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है डेथ कॉज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एनी फूड परचेज फ्रॉम ए सेलर इज लायबल टू कॉम्पेंसेटेड विथ। तो यहाँ पे बोलता है कि डेथ हो जाता है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड परचेज फ्रॉम सेलर, किसी सेलर से अगर फूड लिया जाता है उसको कंज्यूम करने के बाद किसी का डेथ हो जाता है तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन का बात हो रहा है। कॉम्पेंसेशन कितना का करेगा? तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन कितना करना पड़ेगा? तो यहाँ पे नॉट लेस देन 5 लाख, नॉट लेस देन 10 लाख, नॉट एक्सीडिंग ₹3 लाख या ₹7 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट लेस देन 5 लाख। 114 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्पेंसेशन का बात कर लेना तो यहाँ 3 तरह का कॉम्पेंसेशन आ जाएगा। तो कॉम्पेंसेशन का बात सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 65 में होता है जब किसी का इंजरी ऑफ डेथ हो जाता है, किसी कंज्यूमर का इंजरी ऑफ डेथ हो जाता है। यहाँ पे 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग पे हम लोग कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो अगर डेथ हो गया तो वहाँ पे हम लोग नॉट लेस देन 5 लाख से कम नहीं देना है। अगर यहाँ पे ग्रीवियस इंजरी हुआ है, ग्रेवियस इंजरी हुआ तो यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा नहीं देना है। तो यहाँ पे डेथ में 5 लाख से कम नहीं देना है और ग्रेवियस इंजरी में 3 लाख से ज़्यादा नहीं देना है। और यहाँ पे अगर कोई और केस होता है इंजरी का तो उसमें हम लोग को 1 लाख से ज़्यादा नहीं देना है। मतलब हम लोग को नहीं, मतलब यहाँ पे कॉम्पनसेशन 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 बोलता है अनलाइसेंस सेल ऑफ फूड शैल बी पनिशेबल विथ। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? अनलाइसेंस सेल ऑफ फूड शैल बी पनिशेबल विथ। तो यहाँ पे कोई भी फूड बिजनेस किया जा रहा है बिना लाइसेंस के। यहाँ पे बिना लाइसेंस के अगर कोई फूड बिजनेस किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा
इम्प्रिजमेंट, यहाँ पे पनिशमेंट का बात हो रहा है, तो पनिशमेंट का बात हो रहा है तो यहाँ पे दो चीज आ जाएगा। पनिशमेंट में क्या जाता है, अभी हम लोग बताए थे कि जैसे पनिशमेंट में आ जाएगा इम्प्रिजनमेंट भी आ जाएगा, कैद भी आ जाएगा और फाइन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इम्प्रिजमेंट है तो ये ऑप्शन तो पहले ही आउट हो जाएगा, और इम्प्रिजनमेंट विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू ₹5 लाख, ये हो सकता है। फाइन अप टू ₹2 लाख तो ये तो नहीं होगा। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू ₹10 लाख, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू ₹5 लाख। 6 महीना का क्या हो जाएगा, कैद, और जुर्माना कितना का लगेगा, 5 लाख का, 5 लाख तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। अनसेफ फूड मीन्स, अनसेफ फूड का मतलब क्या होगा, या तो वो इंजूरियस टू हेल्थ होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, प्रेजेंस ऑफ एनी कलर मैटर अदर देन स्पेसिफाइड, कंटेन एक्सट्रेनियस मैटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनसेफ फूड हमारा एक्ट के अकॉर्डिंग होता क्या है। तो अनसेफ फूड क्या होता है, जो कि इंजूरियस टू हेल्थ हो, या फिर पॉइजनस हो, कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड में पॉइजनस हो, कुछ डिलीटरीज सब्सटेंस हो, या फिर वो जो आर्टिकल ऑफ फूड है वो फिल्टी हो, पुट्रिड हो, रोटेन हो, या फिर उसमें कोई जो आर्टिकल ऑफ फूड को बनाया गया हो किसी हाइजीनिक प्रोसेसिंग से बनाया गया है, या फिर उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया हो, सब्सटेंस हो, एनी इंफीरियर और चीपर सब्सटेंस हो, उसमें कोई भी इंफीरियर या चीपर सब्सटेंस हो उसमें, या एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली और एज एन इंग्रेडिएंट विच इज नॉट परमिटेड, या कोई एडिशन किया गया हो सब्सटेंस का या कोई इंग्रेडिएंट का जो कि परमिटेड ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन कर लिया गया हो, या तो पूरा पार्ट से कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया हो, या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया हो, या फिर वहां पे कलर्ड किया दिया गया हो फूड, एनी आर्टिकल ऑफ फूड में कलर्ड हो, फ्लेवर्ड हो, कोटेड हो, पाउडर्ड हो, पॉलिश्ड हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ एनी कलरिंग मैटर या प्रिजर्वेटिव हो, इन्फेक्टेड और इन्फेस्टेड विथ ऑर्म हो, या वीविल्स या इंसेक्ट से वो क्या हो, इन्फेक्टेड और इन्फेस्टेड हो। द वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड पैक्ड अंडर इन सैनिटरी कंडीशन, और वो क्या हो, प्रिपेयर पैक किया गया हो इन सैनिटरी कंडीशंस में। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मिस ब्रांडेड, सब ब्रांडेड, उसमें क्या किया गया हो, मिस ब्रांडेड किया गया हो, सब स्टैंडर्ड किया गया हो, और फिर या तो फिर उस आर्टिकल ऑफ फूड में कोई एक्सटेनियस मैटर हो, या फिर वो आर्टिकल ऑफ फूड क्या कंटेन करता हो, पेस्टिसाइड्स या फिर कोई अदर कंटामिनेंट्स को कंटेन करता हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन अनसेफ फूड मीन्स इंजूरियस टू हेल्थ हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये नहीं आएगा, प्रेजेंस ऑफ एनी कलरिंग मैटर तो प्रेजेंस ऑफ कोई कलरिंग मैटर होगा, कंटेंट एक्सटेनियस मैटर भी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 116 में करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ऑप्शन 1, 3 एंड 4, तो करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट विच आर द कैटेगरीज ऑफ फूड विच डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। तो क्या कैटेगरी ऑफ फूड है जो कि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। तो यहाँ पे सब स्टैंडर्ड फूड हो गया, हाँ ये करता है, तो सब स्टैंडर्ड फूड जो है वो मीट नहीं करता है, किसको, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को। मिसलीडिंग हो गया तो ये तो नहीं आएगा, मिस ब्रांडेड हो गया है ना, तो ये आएगा, मिस ब्रांडेड हो तो ये भी क्या होगा, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। ऑर्गेनिक फूड ये तो नहीं होगा, अनसेफ फूड हो तो ये भी क्या होगा, ये भी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। और प्रोप्राइटरी फूड तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 जो होता है वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है, जैसे सब स्टैंडर्ड फूड हो गया, मिस ब्रांडेड हो गया और अनसेफ फूड हो गया। तो हमारा जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3 एंड 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अथॉरिटी रिगार्डिंग फूड सेफ्टी इन इंडिया। इसमें से कौन अथॉरिटी नहीं है रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी इन इंडिया। तो हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट पढ़े, उसमें कौन कौन आता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है,
डेजिग्नेटेड ऑफिसर आता है, फूड एनालिस्ट आता है, फूड वेलफेयर ऑफिसर, ये हम लोग अपना एक्ट में नहीं देखे हैं, या फिर अथॉरिटी का बात हो रहा है, मतलब FSSAI का बात हो रहा है, तो इसमें फूड वेलफेयर ऑफिसर करके कुछ नहीं है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का? ऑप्शन सी, फूड वेलफेयर ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 बोलता है FSSAI हैज बीन मैंडेटेड बाय FSS एक्ट। FSSAI किसके द्वारा मैंडेटेड किया गया है? बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 के द्वारा, परफॉर्मिंग द फ्लोइंग फंक्शन, इसमें से फ्लोइंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? फ्रेमिंग रेगुलेशन टू ले डाउन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ फूड। तो यहाँ पे रेगुलेशन फ्रेम करेगा, ले डाउन द स्टैंडर्ड गाइडलाइन इन रिलेशन टू आर्टिकल ऑफ फूड। तो ये क्या है? करेक्ट स्टैंडर्ड है, लेइंग डाउन मैकेनिज्म एंड गाइडलाइन फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी इंगेज इन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी करता है कौन? FSSAI। प्रोमोटेड फूड एक्सपोर्ट, ये बात नहीं आएगा कि प्रोमोट कर रहा है, प्रमोशन करने का, फूड एक्सपोर्ट का प्रमोट करने के लिए यहाँ कोई बात नहीं है। प्रमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, FSSAI के नाम में फूड सेफ्टी आता है और फूड स्टैंडर्ड आता है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है। अपॉन द रिसिप्ट ऑफ सैंपल द फूड एनालिस्ट ही इज लायबल टू फिनिश द एनालिसिस एंड सेंड द रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ सैंपल विद इन डैश डे टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जो फूड एनालिस्ट है, जब सैंपल उसको मिल जाएगा तो वो एनालिसिस को कितना दिन में कंप्लीट करके रिपोर्ट को डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजेगा? तो ये होता है 14 डे। तो यहाँ तक रहने देते हैं, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी और भी क्वेश्चन बचा हुआ है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट पे। थैंक यू।